अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एक्सक्रीशन को हम पढ़ रहे थे। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया तक हमने कर लिया था। तो एक्सक्रीशन को रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। तो सारी जो है एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले एक लेक्चर के अंदर भी जनरल डेमोंस्ट्रेशन मैंने दी थी, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। तो बाकी इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैंने आपके सामने नोट्स की फॉर्म में लिखी हुई हैं, इसको देखते हैं। एक्सक्रीशन जो है इसमें अर्थवर्म के अंदर किस तरह होती है। बहुत ही सिंपल है। ये ले जी देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है अर्थवर्म का। कह रहा है कि अर्थवर्म इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पिछले लेक्चर में बात हुई थी। वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से मिलकर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दरमियान में मीजोडर्म होती है। तो 3 लेयर्स मिलकर इसकी बॉडी बनी होती है। और कह रहा है कि सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है, यानी सिलोम जो है इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है आपको सामने, सिलोम मौजूद है यहाँ। बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है मेटामेरिकली। मेटामेरिकली का मतलब है कि किसी एनिमल्स की जो बॉडी है वो डिवाइड हो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। जैसे लॉबस्टर हो गए हमारे पास, अर्थवर्म हो गया, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, बॉडी इनकी मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहलाती है। सेगमेंट्स कहते हैं खानों के एक से ज़्यादा। अच्छा, जिसका जो एक्सक्रीटरी यूनिट है हमारे पास वो है मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम जो है वो क्या चीज़ है, कह रहा है कि अर्थवर्म हैज़ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। कि इसका जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम जो है एक ट्यूब्यूल है। अगर हम इसको प्रोटोनेफ्रीडियम से कंपेयर करें तो ये उससे थोड़ी एडवांस है। क्यों एडवांस है अभी हमें पता चल जाएगा। इसके पास रीअब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी है। प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर रीअब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी नहीं थी। अब यहाँ इसके पास हमने पढ़ा था कि एवोल्यूशन हो रही, तो एवोल्यूशन में हम एफिशिएंसी यानी हमारे पास आएगी, जितने हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होंगे वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, जो मेटानेफ्रीडियम है ये ज़्यादा एडवांस है, हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। अब अगर देखें तो एक सेगमेंट के अंदर आपको एक पेयर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये वाला इधर, ये रहा दूसरा। यानी एक का ब्लैडर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक सेगमेंट में है और दूसरे का जो नेफ्रोस्टोम है वो भी उसी सेगमेंट में है। इसी तरह हम कहते हैं एक सेगमेंट के अंदर एक पेयर है। इसी तरह अगर हम इधर देखें तो ये देखें, इधर भी एक ट्यूब्यूल, तो ये हो गई, ठीक है, और जो उससे पीछे सेगमेंट होगा उसका नेफ्रोस्टोम इसमें आ रहा होगा। जिस तरह देखिए कि इसका नेफ्रोस्टोम इधर आ रहा है और बाकी इसका ब्लैडर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सारी इस सेगमेंट के अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह एक सेगमेंट के अंदर पूरा एक पेयर होता है इन ईच सेगमेंट, ठीक है, हर एक खाने के अंदर। दिस सिस्टम हैज एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग। ठीक है, अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इसकी जो एक इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये सीलिया है यहाँ, ठीक है। सीलिया मूव करेंगे तो ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये इसके अंदर से गुजरेगा। ये लेंगे, ये सीलिया मूव करेंगे तो ये जो इधर सिलोमिक फ्लूइड पड़ा है ये सीलिया की मूवमेंट की वजह से यहाँ से गुजरता हुआ ट्यूब्यूल के अंदर से ल्यूमन एपिथेलियम से गुजरता हुआ ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर किधर जाएगा, ये ब्लैडर के अंदर जाएगा और ब्लैडर के अंदर से गुजरता हुआ ये बाहर एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू ये किधर आ जाएगा, नेफ्रीडियोपोर के अंदर। और नेफ्रीडियोपोर जो है हमें पता है उसके थ्रू बॉडी से ये बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जस्ट सिंपल मैकेनिज्म है। तो मेटानेफ्रीडियम की अगर हम आगे बात करें तो कह रहा है कि दिस सिस्टम हैज एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग। सिलिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सीलियां हैं। इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम, और इसको हम नाम क्या देते हैं, नेफ्रोस्टोम। ये रही नेफ्रोस्टोम आपके सामने, ये रही नेफ्रोस्टोम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ है, सीलिया। ये देखें इधर नेफ्रोस्टोम और ये इसके अंदर क्या पड़े हैं, सीलिया। फ्रॉम द नेफ्रोस्टोम द नेफ्रीडियम बिकम ट्यूब। अच्छा जी, नेफ्रोस्टोम से आगे बात करें तो ये जो हमारे पास मेटानेफ्रीडिया है, मेटानेफ्रीडियम ये ट्यूब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये ट्यूब आपस में एक कॉम्प्लिकेटेड वे में कह रहा है कि लूप्स बनाती है और वो जो लूप से आगे जाके थोड़ी स्वेल हो जाती है और उस फूले हुए हिस्से को हम ब्लैडर कहते हैं। अच्छा, ब्लैडर का काम क्या है कि इसने यानी आर्जी तौर पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको स्टोर करेगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है
ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है और उसकी एक लिमिट होता है, जब वो फिल हो जाता है तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जस्ट सेम केस हेयर ब्लैडर भी क्या करता है, उसको स्टोर करता है। फ्रॉम द नेफ्रोस्टोम नेफ्रीडियम बिकम ट्यूब, ठीक है, आगे वो क्या बन जाती है, ट्यूब की शक्ल अख्तियार कर रही है। नेफ्रोस्टोम है, नेफ्रोस्टोम से आगे जो मेटानेफ्रीडियम है ट्यूब की शक्ल अख्तियार कर जाता है। दिस ट्यूब लूप्स अबाउट इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। अच्छा जी, ये देखें तो ये जो ट्यूब है आगे जाके एक कॉम्प्लिकेटेड वे में क्वाइल्ड हो जाती है, आपस में बहुत सारे लूप्स बना लेती है कॉम्प्लिकेटेड वे में। देन इट एंड्स इनटू अ ब्लैडर, और ख़त्म कहाँ होती है, आपके लूप बनाते बनाते ब्लैडर में आके ख़त्म हो जाती है, जहाँ ब्लैडर आता है वहाँ एंड हो जाती है। और फाइनली ब्लैडर ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय अ पोर, ठीक है, और फाइनली ब्लैडर कहाँ ख़त्म हो रहा है, एक पोर है जिसका नाम क्या है, नेफ्रीडियोपोर। क्या नाम है इसका, नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है और इस पोर का नाम क्या है, नेफ्रीडियोपोर। ये याद रखना है कि जो एक्सक्रीटरी पोर है उसका नाम क्या है, नेफ्रीडियोपोर, और जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल पोर है जो सिलोमिक फ्लूइड को इकट्ठा करता है वो नेफ्रोस्टोम है। बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, लेकिन आपने ये देख लेना है कि जो सिलोमिक फ्लूइड को इकट्ठा करता है उसका नाम क्या है, नेफ्रोस्टोम, और जो बाहर एक्सक्रीटरी मटीरियल को निकाल रहा है वो नेफ्रीडियोपोर है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ये सिलोमिक फ्लूइड से, ये सारा सिलोमिक फ्लूइड है ही नेफ्रोस्टोम उठाएगा, इसके अंदर कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होंगी, और वो जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो जाके फिर कहाँ उनकी रीअब्जॉर्प्शन होंगी, यहाँ हमारे पास एक ब्लड कैपिलरीज होंगी, और वो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पाई जाएंगी इसके ऊपर। यहाँ देखें जरा, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, ये रही ब्लड वेसल्स। ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज ने क्या काम करना है कि इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो भी यूजफुल कंटेंट होंगे, लाइक साल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, उनको रीअब्जॉर्ब करके दोबारा बॉडी का हिस्सा बनाएंगे, उनको ज़ाया नहीं होने देंगे। हमने पीछे प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये ले जी, यहाँ से ये सिलोमिक फ्लूइड है, मूव करता ट्यूब्यूल में गया, ट्यूब्यूल के अंदर से यहाँ से एक बात समझने वाली है, वो उधर मैकेनिज्म में जाके समझाता हूँ आपको कि एक चीज़ होती है ल्यूमन। आपकी बुक में लिखा हुआ ल्यूमन हम कहते हैं कि जो अंदर से खोखला हो, हॉलो हो, ठीक है। लाइक ये मेरे पास एक रॉड है, अंदर से जो इसका खोखला हिस्सा है उसको मैं क्या कहता हूँ, ल्यूमन। और एपिथेलियम, ये जो इसकी सरफेस है ये क्या कहलाएगी, एपिथेलियम कहलाएगी। एपिथेलियम हमें पता है कि हमारे पास मेम्ब्रेनियस सेलुलर टिश्यूज होते हैं जिन्होंने किसी कैविटी को, किसी कह लें कि बॉडी लाइंस को, किसी ऑर्गन को, किसी ट्यूब्स को कवर किया हो ऊपर से, उसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम। ये आपने याद रखना है। membraneous cellular tissues that cover the body surface of tube, cavity etc, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, एपिथेलियम। अच्छा जी, ये ल्यूमन है, इसी तरह का हमें स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल के अंदर नज़र आ रहा है। ये ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन मैंने एक यहाँ रखा है, लेट्स सपोज यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल नहीं, हम इसको सिलोमिक फ्लूइड कहेंगे। सिलोमिक फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है, और इसके अंदर हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि दीज आर साल्ट्स, ब्लू कलर इंडक्शन फॉर साल्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ हो सकता है
वाटर, ठीक है। अब ये ल्यूमन क्या करेगी, ल्यूमन के अंदर से जब ये सारी चीज़ें गुजर रही हैं तो इसके ऊपर होता है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, यूं। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें मूव करके जितना हमारे पास साल्ट और वाटर कंटेंट होता है उसको रीअब्जॉर्ब करके किसका हिस्सा बनाया जाता है, दोबारा बॉडी का। इस तरह उसकी बॉडी से ना ही साल्ट्स लॉस होते हैं, ना ही वाटर जो है वो ज़ाया होता है, उसकी बॉडी का हिस्सा बन के रहता है। ये लें जी, देखिए मैकेनिज्म इधर लिखा हुआ है, नेफ्रोस्टोम इज इमर्ज्ड इन सिलोमिक फ्लूइड। ये देखिए कि जो नेफ्रोस्टोम है इमर्ज्ड यानी धसी हुई है किसके अंदर, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर। ये 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। फ्लूइड एंड इन्वेल्प्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरीज इसने यानी इन्वेल्प किया हुआ है, इनको घेरा हुआ है। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड। अब नेफ्रोस्टोम ने क्या करना है, सिलोमिक फ्लूइड को इकट्ठा करना है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया, और इसको इकट्ठा करके पीछे ट्यूब्यूल्स को दे देंगी। As fluid move along the tubule, salt and water absorb through the lumen by of epithelium, ठीक है। ये ल्यूमन है ना, एपिथेलियम से इसको अब्जॉर्ब किया जाएगा क्योंकि इसके गिर्द लूप्स किस चीज़ के, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के। ब्लड कैपिलरीज को उठा के फिर दोबारा बॉडी का हिस्सा बनाएगी। साल्ट एंड वाटर अब्जॉर्ब बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये साल्ट और वाटर को उठा के दोबारा बॉडी का हिस्सा बना दिया जाएगा। सराउंडिंग द नेफ्रीडियम, ठीक है, ये नेफ्रीडियम के इर्द गिर्द होते हैं। अच्छा जी, फाइनली कह रहा है कि जो रिमेनिंग चीज़ है हमारे पास, इसका मोस्टली यूरिन ही बच जाएगी। जब सारी जो यूजफुल कंटेंट होंगे उनको निकाल लिया जाएगा, अल्टीमेटली जो पीछे चीज़ बच जाएगी हम उसका नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिन कहेंगे। अच्छा जी, इसका जो प्रिंसिपल वेस्ट है, जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी। अमोनिया और यूरिया की फॉर्म में इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अगर तो इसके पास ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है अमोनिया की फॉर्म में, कम है तो यूरिया की फॉर्म में, ये इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ये बेटे हमारे पास हमारा टॉपिक था आज का, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना समझना है। इंशाल्लाह मैं आपसे इसका टेस्ट भी लूँगा और अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। थैंक यू।